अध्याय 26 देखा और अनदेखा। लूना को पता नहीं था कि हैरी का रीटा को दिया इंटरव्यू द क्वेबलर में कब छपेगा, क्योंकि उसके डैडी अगले अंक में कंपल हॉर्न्ड स्नोरकैक्स के हाल में नजर आने पर एक लंबा लेख छापने वाले थे। और जाहिर है वह बहुत महत्वपूर्ण लेख है, इसलिए शायद हैरी का इंटरव्यू उससे अगले अंक में छपेगा, लूना ने कहा। वोल्डेमॉर्ट की वापसी वाली रात के बारे में बताना हैरी के लिए आसान नहीं था। रीटा ने उससे हर छोटी छोटी बात पूछी थी। हैरी ने भी उसके हर सवाल का जवाब दिया था, क्योंकि वह जानता था कि यह दुनिया को सच्चाई बताने का बहुत बड़ा मौका है। वह सोच रहा था कि इस लेख पर लोगों की प्रतिक्रिया कैसी होगी। उसे लग रहा था कि इससे बहुत से लोगों को यकीन हो जाएगा कि वह पूरी तरह पागल है, इसलिए भी क्योंकि उसका लेख क्रम्पल हॉर्न्ड स्नोरकैक के बारे में छपी बकवास के साथ छपेगा। लेकिन बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज और अन्य प्राणभक्षियों के भागने के कारण हैरी के मन में कुछ करने की प्रबल इच्छा थी, भले ही उसकी कोशिश कामयाब हो या न हो। देखते हैं तुम्हारा इंटरव्यू छपने के बाद अम्बridge क्या सोचती है, डीन ने सोमवार की रात को डिनर पर कहा। सीमस डीन की दूसरी तरफ बैठकर अपनी प्लेट में ढेर सारा चिकन और हैम पाई डाल रहा था, लेकिन हैरी जानता था कि वह ध्यान से सुन रहा था। सही किया हैरी, सामने बैठे नेविल ने कहा। उसका चेहरा थोड़ा पीला था, लेकिन उसने धीमी आवाज में आगे कहा, यह बहुत मुश्किल रहा होगा ना उसके बारे में बात करना, है ना? हैरी बुदबुदाया। हाँ, लेकिन लोगों को पता चलना चाहिए कि वोल्डेमॉर्ट क्या कर रहा है ना? सही है, नेविल ने सिर हिलाते हुए कहा। और उसके प्राण पक्षी भी लोगों को पता होना चाहिए। नेविल ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया और अपने भुने आलू की तरफ ध्यान देने लगा। सीमस ने ऊपर देखा, लेकिन हैरी से नजर मिलते ही तत्काल अपनी प्लेट की तरफ देखने लगा। कुछ समय बाद डीन, सीमस और नेविल हॉल की तरफ चले गए। हैरी और हर्माइनी टेबल पर रॉन का इंतजार कर रहे थे, जो क्विडिश प्रैक्टिस के कारण अब तक डिनर करने नहीं आया था। चो चैंग अपनी सहेली मैरिटा के साथ हॉल में आई। हैरी के पेट में उथल पुथल होने लगी, लेकिन चो ने गरुड़द्वार की टेबल की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा और उसकी तरफ पीट करके बैठ गई। ओह, मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गई थी, हरमाइनी ने उत्साह से चीलघात की टेबल की तरफ देखते हुए कहा। चो के साथ तुम्हारी डेटिंग कैसी रही? तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए थे? और देखो यह, हैरी ने एक डिश अपनी तरफ खींचकर उसमें से परोसते हुए कहा, यह बहुत बुरा फ्लॉप शो साबित हुई। फिर उसने उसे बता दिया कि मैडम पेडीफुट की टी शॉप में क्या हुआ था। फिर उसने कुछ मिनट बाद अपनी बात पूरी की, जब उसकी प्लेट में रखी डिश का आखिरी टुकड़ा गायब हुआ। वह उछली और बोली, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ हैरी, और बाहर भाग गई। हैरी ने अपनी चम्मच नीचे रखकर हरमाइनी की तरफ देखा। मेरा मतलब है उसने ऐसा क्यों किया, आखिर हुआ क्या था? हरमाइनी ने आ भरते हुए चो के सिर के पिछले हिस्से पर नजर डाली। ओह हैरी, उसने दुख से कहा, देखो मुझे अफसोस है, लेकिन तुम बहुत ही फूहड़ हो। मैं फूहड़? हैरी ने गुस्से से कहा। एक मिनट पहले तक तो हम लोग अच्छी तरह बातें कर रहे थे, लेकिन अगले ही मिनट वह मुझे बताने लगी कि रॉजर डेविस ने उसके सामने डेटिंग का प्रस्ताव रखा था और वह किस तरह उस मूर्खतापूर्ण टी शॉप में सेड्रिक के साथ चूमा चाटी करती थी। इसके बारे में मुझे कैसा महसूस होना चाहिए था? देखो, हरमाइनी ने ऐसे शांत अंदाज में कहा जैसे कोई अति भावुक बच्चे को यह सिखा रहा हो कि एक और एक दो होते हैं। तुम्हें उसे यह नहीं बताना चाहिए था कि तुम अपनी डेटिंग छोड़कर मुझसे मिलना चाहते थे। लेकिन, हैरी ने कहा, लेकिन तुम्ही ने तो कहा था कि 12 बजे मिलना और उसे भी साथ ले आना। मैं उसे बताए बिना यह काम कैसे करता? हरमाइनी ने अभी भी उसी धैर्य भरे अंदाज में कहा। तुम्हें उसे दूसरे तरीके से बताना चाहिए था। तुम्हें कहना चाहिए था कि इससे तुम्हें चिढ़ हो रही है, लेकिन मैंने तुमसे थ्री ब्रूम स्ट्रीट में मिलने का वादा करवा लिया था। तुम्हें कहना चाहिए था कि तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते हो और पूरे दिन उसी के साथ ही रहना चाहते हो। तुम्हें कहना चाहिए था कि अगर वो तुम्हारे साथ आएगी तो तुम मुझसे जल्दी ही छुटकारा पालोगे, और यह भी अच्छा रहता अगर तुम कह देते कि मैं बदसूरत हूँ। हरमाइनी ने बाद में यह भी जोड़ दिया। लेकिन तुम बदसूरत नहीं हो, हैरी ने चकराते हुए कहा। हरमाइनी हंस पड़ी। हैरी, तुम तो रॉन से भी गए गुजरे हो। नहीं नहीं, तुम नहीं हो, उसने आ भरी, जब चिड़चिड़ाता दिख रहा रॉन हॉल में छप-छप करता और कीचड़ उड़ाता हुआ आया। देखो, जब तुमने चो को बताया कि तुम मुझसे मिलने आ रहे हो तो वह विचलित हो गई, इसलिए उसने तुम्हें जलाने की कोशिश की। वह पता लगाना चाहती थी कि तुम उसे कितना पसंद करते हो। अच्छा, तो वह यह चाहती थी, हैरी ने कहा, जब रॉन उसके सामने वाली बेंच पर बैठ गया और आसपास की सभी डिशें अपनी तरफ खींचने लगा। उसने मुझसे सीधे क्यों नहीं पूछ लिया कि क्या मैं उसे तुमसे ज्यादा पसंद करता हूँ? क्या यह ज्यादा आसान नहीं होता? हरमाइनी ने कहा।
लड़कियां अक्सर सीधे सवाल नहीं पूछती हैं। उन्हें पूछना चाहिए, हैरी ने जोर देकर कहा। फिर मैं उसे बता सकता था कि मैं उसका दीवाना हूँ, फिर उसे सेड्रिक की मौत के बारे में आंसू बहाने की जरूरत नहीं महसूस होती। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि उसने जो किया था वह समझदारी भरा था, हरमाइनी ने कहा जब जिनी भी उनके पास आ गई। वह भी रॉन की तरह ही कीचड़ में लथपथ और असंतुष्ट थी। मैं तो तुम्हें बस यह बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वह उस वक्त कैसा महसूस कर रही थी। अपने आलू को काटते हुए रॉन ने हरमाइनी से कहा, तुम्हें तो एक पुस्तक लिखनी चाहिए और लड़कियों के पागलपन भरे कामों का अनुवाद करना चाहिए ताकि लड़के उन्हें समझ सकें। हाँ, हैरी ने उत्साह से कहा और चीलघात की टेबल की तरफ देखने लगा जो अभी अभी खड़ी हुई थी। वह उसकी तरफ देखे बिना ही बड़े हॉल से बाहर चली गई। थोड़ा निराश महसूस करते हुए उसने रॉन और जिनी की तरफ देखा। तो क्विडिच प्रैक्टिस कैसी रही? बुरे सपने की तरह थी, रॉन ने चिड़चिड़ी आवाज में कहा। ओ छोड़ो भी, हरमाइनी ने जिनी की तरफ देखते हुए कहा। मुझे यकीन है कि इतनी बुरी भी नहीं रही होगी। हाँ, यह इतनी बुरी ही थी, जिनी ने कहा। यह भयंकर थी। एंजेलिना तो बाद में रुआसी हो गई थी। रॉन और जिनी डिनर के बाद नहाने चले गए। हैरी और हरमाइनी गुरुद्वार के वेस्ट हॉल में लौटकर अपने होमवर्क के पहाड़ से मुकाबला करने लगे। हैरी आधे घंटे तक खगोल विज्ञान के नए सितारों के चार्ट से जूझता रहा। तभी फ्रेड और जॉर्ज आ गए। फ्रेड ने चारों तरफ देखते हुए पूछा, रॉन और जिनी यहाँ नहीं है? जब हैरी ने अपना सिर हिलाया तो उसने कुर्सी खींचते हुए कहा, अच्छा है, हमने उनकी प्रैक्टिस देखी थी। उनकी हार तय है। हमारे बिना उनका बड़ा बुरा हाल है। छोड़ो भी, जिनी बुरी नहीं है, जॉर्ज ने न्यायपूर्ण ढंग से कहा और फ्रेड की बगल में बैठ गया। दरअसल मुझे नहीं मालूम कि वह इतना अच्छा कैसे खेल लेती है, जबकि हमने उसे कभी अपने साथ नहीं खिलाया। हरमाइनी ने पुरातन लिपियों की पुस्तकों के मोटे ढेर के पीछे से कहा, वह 6 साल की उम्र से बगीचे के झाड़ू घर में से तुम्हारी झाड़ुएं बारी बारी से चुराकर प्रैक्टिस करती थी। ओह, जॉर्ज ने थोड़ा प्रभावित दिखते हुए कहा। अच्छा, तो इससे बात समझ में आती है। क्या रॉन ने एक भी गोल बचाया? हरमाइनी ने मैजिकल हायरोग्लिफ्स एंड लोगोग्राम्स के ऊपर से झांकते हुए पूछा। फ्रेड ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए कहा, देखो, अगर उसे कोई न देखे तो वह गोल बचा सकता है। इसलिए शनिवार के मैच में जब भी तूफान उसके करीब आए, हमें दर्शकों से कहना होगा कि वे अपनी पीठ घुमाकर आपस में बातें करने लगी। वह दोबारा खड़ा हो गया और बेचैनी से खिड़की के पास जाकर अंधेरे मैदान को घूरने लगा। तुम जानते हो, क्विडिच ही इकलौती चीज थी जिसकी वजह से यह जगह रुकने लायक थी। हरमाइनी ने उसकी तरफ सख्ती से देखा। तुम्हारी परीक्षाएं आ रही हैं। हमने तुम्हें पहले भी बताया था, हमें एनईडब्ल्यूटी की परवाह नहीं है, फ्रेड ने कहा। गोतामार टॉफियां अब तैयार हो चुकी हैं। हमने पता लगा लिया है कि उन फोड़ों से कैसे मुक्ति पाई जाती है। मोलटेप काढ़े की 2 बूंदों से वे गायब हो जाते हैं। यह विचार हमें ली ने सुझाया था। जॉर्ज ने जमकर जम्हाई ली और रात के बादल भरे आसमान की तरफ असंतोष से देखा। मैं ये मैच नहीं देखना चाहता। अगर जकारिया स्मिथ ने हमें हरा दिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, फ्रेड ने दृढ़ता से कहा। इससे अच्छा तो यह रहेगा कि तुम उसे मार डालो। हरमाइनी एक बार फिर पुरातन लिपियों के अनुवाद पर झुक चुकी थी। उसने बेध्यानी से कहा, क्विडिच के साथ यही दिक्कत है। इससे हाउसों के बीच अनावश्यक दुर्भावना और तनाव पैदा होता है। उसने अपनी स्पेलमैन सिलेबरी पुस्तक खोजने के लिए ऊपर देखा। तब जाकर उसे नजर आया कि फ्रेड, जॉर्ज और हैरी उसकी तरफ हिकारत और अविश्वास के मिले जुले भाव से घूर रहे थे। हाँ, इससे ऐसा ही होता है, उसने अधीरता से कहा। इसे सिर्फ खेल ही क्यों नहीं मानते हो? हैरी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। हरमाइनी, तुम भावनाओं को समझने और पढ़ाई करने में अच्छी हो, लेकिन तुम क्विडिच के बारे में जरा भी नहीं समझ सकती हो सकता है, हरमाइनी ने अनुवाद के काम में लगते हुए बुझे स्वर में कहा, लेकिन कम से कम मेरी खुशी रॉन के गोल बचाने की योग्यता पर निर्भर नहीं करती है। हालांकि हैरी हरमाइनी के सामने यह बात स्वीकार करने के बजाय खगोल विज्ञान की मीनार से कूदना पसंद करता, लेकिन अगले शनिवार का मैच देखने के बाद वह भी यही चाहता था कि उसे क्विडिच की परवाह नहीं होती। मैच के बारे में जो सबसे अच्छी बात कही जा सकती थी वह यह थी कि यह जल्दी ही खत्म हो गया। गुरुद्वार के दर्शकों को सिर्फ 20 मिनट का कष्ट झेलना पड़ा। यह कहना कठिन था कि सबसे बुरी चीज क्या थी। हैरी को यह तय करना मुश्किल था। इसके लिए कई चीजों में कड़ा मुकाबला था। रॉन का 14वां असफल बचाव, स्लोपर का पहलवान के बजाय एंजेलिना के चेहरे पर बल्ला मारना और जकारियस स्मिथ के तूफान लेकर आने पर कर का चीख कर अपनी झाड़ू पर पीछे की तरफ गिर जाना। यह चमत्कार ही था कि गुरुद्वार सिर्फ 10 पॉइंट से हारा था। जिनी मेहनत कश हाउस के खोजी समर बी के नाक के नीचे से सुनहरी गेंद पकड़ने में कामयाब हो गई थी, जिससे अंतिम स्कोर 240 और 230 हो गया। अच्छा पकड़ा, हैरी ने हॉल में जिनी से कहा, जहां का मॉल ऐसा था जैसे वहां बहुत दुखद अंत्येष्टि हो रही हो। उसने कंधे उचकाते हुए कहा,
मेरी किस्मत अच्छी थी। सुनहरी गेंद ज्यादा तेज नहीं थी और समर भी को सर्दी थी। उसे छींक आ गई और उसकी आंखें बिल्कुल गलत मौके पर बंद हो गई। वैसे भी जब तुम टीम में आ जाओगे। जी नहीं, मुझ पर आजीवन प्रतिबंध लगा है। जब तक अमरीज स्कूल में, प्रतिबंध तब तक ही है। जिनी ने उसे सुधारते हुए कहा। दोनों में फर्क है। वैसे भी जब तुम लौट आओगे तो मैं धावक बनने की कोशिश करूंगी। एंजेलिना और एलिसिया दोनों ही अगले साल स्कूल से जा रही हैं। वैसे भी मुझे सुनहरी गेंद पकड़ने के बजाय गोल करना ज्यादा अच्छा लगता है। हैरी ने मुड़कर रॉन को देखा, जो एक कोने में कंधे झुकाकर बैठा था और अपने घुटनों को घूर रहा था। उसके हाथ में बटर बियर की बोतल थी। एंजेलिना उसे अब भी इस्तीफा नहीं देने दे रही है, जिनी ने कहा, जैसे उसने हैरी के मन की बात समझ ली हो। वह कहती है कि उसमें प्रतिभा है। हैरी को यह सुनकर अच्छा लगा कि एंजेलिना रॉन पर इतना भरोसा कर रही थी, लेकिन उसने साथ ही यह भी सोचा कि उसे रॉन पर तरस खाकर टीम छोड़ने की इजाजत दे देनी चाहिए। रॉन जब पिच से लौटा था, तब नागशक्ति वाले बड़े उत्साह से वीजली हमारा राजा है गा रहे थे। अब नागशक्ति वाले क्विडिच कप जीतने की स्थिति में आ चुके थे। फ्रेड और जॉर्ज वहां आ गए। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे तसल्ली दूं, फ्रेड ने रॉन की झुकी हुई आकृति को देखकर कहा। वैसे जब उसने 14वां गोल छोड़ा था, उसने अपने हाथ इस तरह हिलाए जैसे वह पवन चक्की चला रहा हो। अच्छा, मैं इसे पार्टियों के लिए बचा कर रखता हूँ, है ना? इसके बाद जल्दी ही रॉन खुद को घसीट कर अपने पलंग पर ले गया। रॉन की भावनाओं का सम्मान करते हुए हैरी ने कमरे में जाने से पहले कुछ देर तक इंतजार किया, ताकि अगर वह चाहे तो सोने का नाटक कर सके। यही हुआ भी। जब हैरी कमरे में घुसा तो रॉन थोड़ी ज्यादा जोर से खर्राटे ले रहा था, जो विश्वसनीय नहीं लग रहे थे। हैरी पलंग पर पहुंच गया और मैच के बारे में सोचने लगा। बाहर से खड़े होकर मैच देखना बहुत ही कुंठाजनक था। वह जिनी के प्रदर्शन से बहुत प्रभावित था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह होता तो सुनहरी गेंद थोड़ी ज्यादा जल्दी पकड़ लेता। मैच में एक पल ऐसा आया था जब सुनहरी गेंद कर्क के टखने के पास फड़फड़ा रही थी। अगर जिनी देर नहीं करती तो वह गुरुद्वार को जीत दिला सकती थी। अम्बरिज हैरी और हरमाइनी से कुछ लाइन नीचे बैठी थी। एक दो बार उन्होंने मुड़कर हैरी की तरफ देखा। मेंढक की जैसा उनका चौड़ा मुंह खिंचा हुआ था और वे बड़ी खुशी से मुस्कुरा रही थी। उस दृश्य की याद से हैरी को गुस्सा आ गया। बहरहाल कुछ मिनट बाद उसे याद आया कि उसे सोने से पहले अपने दिमाग से सभी भाव खाली करने थे, जैसा स्नेप ने हर गुप्त विद्या की क्लास के आखिर में उससे कहे थे। उसने एक दो पल कोशिश की, लेकिन अम्बरिज की यादों के बाद स्नेप का विचार तो और भी भयानक था। अब भावनाएं खाली करने के बजाय हैरी ये सोचने लगा कि वो इन दोनों से कितनी बुरी तरह नफरत करता था। धीरे धीरे रॉन के खर्राटे बंद हो गए और सांस लेने की धीमी गहरी आवाज आने लगी। हैरी को नींद आने में समय लगा। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन उसके दिमाग को शांत होने में काफी समय लग गया। उसने सपने में देखा कि नेविल और प्रोफेसर स्प्राउट आवश्यकता कक्ष में नाच रहे थे, जबकि प्रोफेसर मैगोनिकल बैकपाइप बजा रही थी। उसने उन्हें कुछ देर तक खुशी से देखा, फिर जाकर डीए के दूसरे सदस्यों को बुलाने का फैसला किया। लेकिन जब वह कमरे में लौटा तो उसके सामने पगले बार्नाबेस की दीवार दड़ी नहीं थी, बल्कि पत्थर की एक दीवार पर मशाल जल रही थी। उसने अपना सिर धीरे से बाईं तरफ हिलाया। वहां बिना खिड़की के गलियारे के आखिरी सिरे पर एक काला दरवाजा था। वह उसकी तरफ रोमांच से बढ़ने लगा। उसे यह अजीब एहसास हो रहा था कि आखिर इस बार वह कामयाब हो जाएगा और उसे खोलने का कोई तरीका खोज लेगा। वह उससे कुछ फुट दूर था। रोमांची उत्तेजना के साथ उसने देखा कि दाईं तरफ नीली रोशनी की एक चमकदार पट्टी थी। दरवाजा खुला था। उसने उसे चौड़ा खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और तभी रॉन ने एक जोरदार खर्राटा लिया, जिससे हैरी की नींद खुल गई। उसका दायां हाथ कमरे में उसके सामने फैला हुआ था, उस दरवाजे को खोलने के लिए जो सैकड़ों मील दूर था। निराशा और अपराध बोध के मिले जुले एहसास से उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। वह जानता था कि उसे दरवाजा नहीं देखना चाहिए था, लेकिन साथ ही वह यह जानने के लिए उतावला था कि उसके पीछे क्या है। उसे रॉन पर गुस्सा आने लगा। काश वह 1 मिनट बाद खर्राटा लेता। सोमवार की सुबह जिस समय वे लोग नाश्ता करने के लिए बड़े हॉल में घुसे, उसी समय उल्लू डाक लेकर आ गए। सिर्फ हरमाइनी को ही दैनिक जादूगर का इंतजार नहीं था। लगभग सभी विद्यार्थी फरार प्राणभक्षियों के बारे में ज्यादा जानकारी पाने के लिए उत्सुक थे। हालांकि कई लोगों के अनुसार वे नजर आए थे, लेकिन वे अब तक पकड़ में नहीं आए थे। हरमाइनी ने उल्लू को एक नट देकर उत्सुकता से अखबार खोला। हैरी ऑरेंज जूस पीने लगा। उसे पूरे साल में सिर्फ एक चिट्ठी मिली थी, इसलिए जब एक उल्लू उसके सामने आकर धम से बैठा तो उसे लगा कि वह गलत जगह पर आ गया होगा। तुम्हें किसके पास जाना है? हैरी ने उल्लू से पूछा और अपने ऑरेंज जूस को उसकी चोंच के नीचे से आलस से हटाया। फिर उसने आगे झुककर देखा कि लिफाफे पर किसका नाम लिखा है। उस पर लिखा था,
हैरी पॉटर, बड़ा हॉल, हॉगवर्ट्स स्कूल। त्योरियां चढ़ाते हुए उसने उल्लू से लिफाफा लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, 3, 4, 5 और उल्लू पंख फड़फड़ाते हुए उसके पास नीचे उतर आए। बाद में आने वाले उल्लू अच्छी जगह बैठने के लिए पहले वाले उल्लू से संघर्ष करने लगे। इस संघर्ष में एक उल्लू का पैर बटर की कटोरी में पहुंच गया और दूसरे ने नमकदानी लुढ़का दी। सभी अपनी चिट्ठी हैरी को सबसे पहले देने की कोशिश कर रहे थे। क्या हो रहा है? रॉन ने हैरानी से पूछा जब गुरुद्वार की टेबल पर बैठे सभी विद्यार्थी देखने के लिए आगे झुक गए। इस बीच 7 और उल्लू भी चीखते तथा पंख फड़फड़ाते हुए पहले वाले उल्लू के पास उतर चुके थे। हरमाइनी ने अपने हाथ पंखों के बीच डालकर एक लंबा पैकेट निकाला और बोली, मैं जानती हूँ इसका मतलब क्या है, इसे सबसे पहले खोलो। हैरी ने भूरे पैकेट को खोला। उसमें से द क्विबलर पत्रिका का मार्च का अंक निकला। इसके कवर पर उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। तस्वीर के आर पार बड़े बड़े लाल अक्षरों में ये शब्द लिखे थे, हैरी पॉटर का सनसनीखेज खुलासा, तुम जानते हो कौन के बारे में सच्चाई और जिस रात को मैंने उसे लौटते देखा। यह अच्छा है ना? लूना ने कहा, जो गुरुद्वार की टेबल के पास आ गई थी और इस समय फ्रेड तथा रॉन के बीच सिकुड़कर बेंच पर बैठ गई थी। पत्रिका कल ही प्रकाशित हुई है। मैंने डैडी से कहा था कि वे तुम्हें एक मुफ्त प्रति भिजवा दें। मैं उम्मीद करती हूँ। उसने वहां जमा उल्लुओं की तरफ हाथ लहराया जो अब भी हैरी के सामने टेबल पर खड़े थे, कि ये पाठकों की चिट्ठियां होंगी। यही मुझे भी लगा था, हरमाइनी ने उत्साह से कहा। हैरी, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम... जरूर जरूर, हैरी ने थोड़ा चकराते हुए कहा। रॉन और हरमाइनी लिफाफा खोलने लगे। यह एक आदमी की चिट्ठी है जो सोचता है कि तुम्हारा दिमाग चल गया है, रॉन ने अपनी चिट्ठी की तरफ देखते हुए कहा। ओह अच्छा। यह महिला सुझाव देती है कि तुम्हें सेंट बंगोज में बिजली के झटके दिए जाने चाहिए, हरमाइनी ने निराश दिखते हुए कहा और दूसरी चिट्ठी को गुड़ी मुड़ी किया। यह ठीक दिखती है, हैरी ने धीरे से कहा और पेल्सी में रहने वाली एक जादूगरनी की एक लंबी चिट्ठी पर नजर डाली। सुनो, वह कहती है कि उसे मुझ पर यकीन है। यह दुविधा में है, फ्रेड ने कहा, जो उत्साह से चिट्ठी खोलने में शामिल हो गया था। यह वाला जादूगर कहता है कि तुम पागल नहीं लगते हो, लेकिन वह दरअसल ये यकीन नहीं करना चाहता है कि तुम जानते हो कौन वापस लौट आया है, इसलिए वह नहीं जानता कि अब वह क्या सोचे। ओह, चंपत्र की कितनी बर्बादी है। यह एक जादूगर की है जिसे तुम्हारी बात पर यकीन हो गया है, हैरी, हरमाइनी ने रोमांच से कहा। तुम्हारे इंटरव्यू को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचने के लिए विवश हुआ हूँ कि दैनिक जादूगर ने तुम्हारे साथ बहुत अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है। हालांकि मैं ये नहीं सोचना चाहता हूँ कि तुम जानते हो कौन लौट आया है, लेकिन मुझे मजबूरन यह मानना पड़ रहा है कि तुम सच बोल रहे हो। ओह, यह तो बहुत ही अच्छा है। यह जादूगरनी सोचती है कि तुम पागल कुत्ते की तरह बेवजह भौंक रहे हो, रॉन ने कहा और चिट्ठी ऊपर उछाल दी। लेकिन यह औरत कहती है कि तुमने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया है और अब वह तुम्हें असली हीरो मानने लगी है। उसने अपनी तस्वीर भी भेजी है। वाह, यहाँ क्या हो रहा है? एक लड़की जैसी बनावटी मीठी आवाज आई। हैरी ने ऊपर देखा। उसके हाथ लिफाफे से भरे थे। प्रोफेसर अम्ब्रिज, फ्रेड और लूना के पीछे खड़ी थी। उनकी मेंढकी जैसी बाहर निकलती आंखें उल्लुओं और हैरी के सामने टेबल पर फैली चिट्ठियों को देख रही थी। कई विद्यार्थी दिलचस्पी से उन्हें देख रहे थे। उन्होंने धीरे से पूछा, मिस्टर पॉटर, इतनी सारी चिट्ठियां क्यों आई हैं? क्या अब यह भी गुनाह हो गया? फ्रेड ने जोर से पूछा। चिट्ठियां आना? सावधान मिस्टर वीजली, वरना मैं तुम्हें सजा दे दूंगी, अम्ब्रिज ने कहा। हाँ तो मिस्टर पॉटर, हैरी झिझका, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि वो अपने इस कारनामे को कैसे छिपा सकता है। निश्चित रूप से कुछ समय बाद द क्विबलर की प्रति अम्ब्रिज के पास पहुंच जाएगी, हैरी ने कहा। लोगों ने मुझे चिट्ठियां भेजी है क्योंकि मैंने पिछले जून में हुई घटना के बारे में एक इंटरव्यू दिया था। किसी कारण यह कहते समय उसने स्टाफ टेबल की तरफ देखा। हैरी को यह अजीब एहसास हुआ कि एक पल पहले तक डंबलडोर उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने हेडमास्टर की तरफ देखा, वे प्रोफेसर फिल्टविक के साथ चर्चा में जुट गए। इंटरव्यू? अम्ब्रिज ने दोहराया। उनकी आवाज सामान्य से ज्यादा पतली और ऊंची हो गई। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि एक रिपोर्टर ने मुझसे सवाल पूछे थे और मैंने जवाब दिए थे, हैरी ने कहा। यह देखिए, और उसने द क्विबलर पत्रिका उनके सामने फेंक दी। वे उसके कवर को घूरने लगी। उनका पीला मोटा चेहरा बदसूरत बैगनी हो गया। तुमने ये काम कब किया? उन्होंने पूछा और उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। हैरी ने कहा, पिछले हॉगवर्ट्स वीकेंड में। उन्होंने हैरी की तरफ देखा। वे आग बबूला हो रही थी और पत्रिका उनकी गांठदार उंगलियों में कांप रही थी। मिस्टर पॉटर, अब तुम्हारी हॉग्समीड यात्राएं बंद, उन्होंने फुसफुसाकर कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने कैसे?
उन्होंने गहरी सांस ली। मैंने बार बार तुम्हें यह सिखाने की कोशिश की है कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जाहिर है संदेश अब भी गहराई तक नहीं जा पाया है। गुरुद्वार के 50 पॉइंट कम और 1 हफ्ते की सजा। वे दूर चली गईं। द क्वेबलर उनके सीने से चिपकी हुई थी और कई विद्यार्थी की आंखें उन पर जमी हुई थीं। कुछ देर बाद ही पूरे स्कूल में बड़े बड़े नोटिस लग चुके थे। सिर्फ हाउसों के नोटिस बोर्ड पर ही नहीं बल्कि गलियारों और क्लासरूम में भी। हॉगवर्ट्स की सर्वोच्च प्रशासक के आदेश से जिस विद्यार्थी के पास द क्विबलर नाम की पत्रिका पाई जाएगी उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। यह शैक्षणिक कानून क्रमांक 27 के अनुपालन में है। हस्ताक्षर डेलोरेस जेन अम्ब्रिज, सर्वोच्च प्रशासक। जब भी हरमाइनी इस नोटिस को देखती थी तो न जाने क्यों वो बहुत खुश दिखने लगती थी। हैरी ने पूछा, तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? ओह हैरी, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? हरमाइनी ने कहा। अगर वे सुनिश्चित करवाना चाहती हैं कि इस स्कूल का हर विद्यार्थी तुम्हारा इंटरव्यू पढ़ ले तो उस पर प्रतिबंध लगाने से अच्छा तरीका और कोई नहीं था। हरमाइनी की बात बिल्कुल सही थी। हालांकि हैरी को स्कूल में कहीं भी दो क्विबलर नहीं दिखी, लेकिन शाम तक हर जगह विद्यार्थी उसके इंटरव्यू की बात एक दूसरे को सुना रहे थे। क्लासों के बाहर लाइन में, लंच के दौरान और क्लास में पीछे की कुर्सियों पर सभी इसके बारे में फुसफुसा रहे थे। हरमाइनी ने उसे बताया कि जब वो पुरातन लिपि की क्लास से पहले लड़कियों के टॉयलेट गई थी तो वहां भी इस बारे में बातें चल रही थी। हरमाइनी की आंखें चमकने लगीं जब उसने हैरी से कहा, फिर उन्होंने मुझे देख लिया। सबको पता है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए उन्होंने मुझ पर सवालों की बमबारी कर दी। और हैरी, मैं सोचती हूँ कि उन्हें तुम पर यकीन है। मैं सचमुच ऐसा ही सोचती हूँ। मुझे लगता है कि आखिरकार अब लोग तुम्हारी बात मान गए हैं। इस दौरान प्रोफेसर अम्बरिज पूरे स्कूल में घूम रही थी और विद्यार्थियों को पकड़कर पुस्तकों तथा जेबों की तलाशी ले रही थी। हैरी जानता था कि वे द क्विबलर पत्रिका खोज रही थी, लेकिन विद्यार्थी उनसे कई कदम आगे थे। हैरी के इंटरव्यू वाले पन्ने पर विद्यार्थियों ने जादू कर दिया था ताकि वे किसी दूसरे व्यक्ति को पाठ्यक्रम के पन्ने जैसे दिखें और सिर्फ उनके पढ़ते समय ही असली रूप में आए, या फिर वे जादुई रूप से खाली दिखते थे जब तक कि वे दोबारा न पढ़ना चाहें। जल्दी ही यह लगने लगा कि स्कूल का हर विद्यार्थी इसे पढ़ चुका था। जाहिर है शैक्षणिक कानून क्रमांक 26 के तहत टीचर्स पर इंटरव्यू का जिक्र करने से प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त करने के तरीके खोज लिए। प्रोफेसर स्प्राउट ने गुरुद्वार को 20 पॉइंट दे दिए जब हैरी ने उन्हें पानी का जग दिया। मुस्कुराते हुए प्रोफेसर फिल्टविक ने सम्मोहन के अंत में उसे शक्कर के चीखने वाले चूहों का बक्सा दिया और श्श कह के जल्दी से चले गए। प्रोफेसर टिलोनी ज्योतिष की क्लास में सुबकने लगी और उन्होंने हैरान विद्यार्थियों तथा बहुत ही नाराज अम्बरिज के सामने यह घोषणा की कि हैरी जल्दी नहीं मरेगा, बल्कि उसकी उम्र बहुत लंबी होगी। वह जादू मंत्री बनेगा और उसके 12 बच्चे होंगे। लेकिन हैरी को सबसे ज्यादा खुशी इस बात से हुई जब वह अगले दिन रूपांतरण की क्लास में जा रहा था तो चो उसके पास आ गई। इससे पहले कि वह जान पाता कि क्या था, चो ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके कान में धीरे से कहा, मुझे सचमुच सचमुच अफसोस है। वह इंटरव्यू देना बहुत बहादुरी का काम था। उसे पढ़कर मैं रोने लगी। उसे यह सुनकर अफसोस हुआ कि चो ने इस बात पर भी आंसू बहाए थे, लेकिन वह बहुत खुश था कि उनमें दोबारा बातचीत होने लगी थी। उसकी खुशी और भी बढ़ गई जब चो जल्दी से उसका गाल चूमकर तेजी से चली गई। जैसे ही वह रूपांतरण के क्लासरूम के बाहर पहुंचा, एक और अच्छी घटना हुई। सीमस लाइन से बाहर निकलकर उसके सामने आ गया। वह हैरी के बाएं घुटने की तरफ देखते हुए बोला, मैं तो बस यह कहना चाहता था कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। मैंने वो पत्रिका अपनी मम्मी को भिजवा दी है। मेल्फॉय क्रैबो गोयल की प्रतिक्रिया से हैरी की खुशी चरम सीमा पर पहुंच गई। वे लोग दोपहर में लाइब्रेरी में अपने सिर सटाए बैठे थे। उनके साथ एक घटिया दिखने वाला लड़का भी था जिसके बारे में हरमाइनी ने फुसफुसा कर बताया था कि उसका नाम थियोडोर नॉट है। उन्होंने हैरी की तरफ मुड़कर देखा। हैरी शेल्फ पर आंशिक ओझलीकरण पुस्तक खोज रहा था। ग्वाइल ने अपनी उंगलियां खतरनाक तरीके से चटकाई और मेल्फॉय ने क्रैब से निश्चित रूप से फुसफुसाकर कोई बुरी बात कही। हैरी जानता था कि वे लोग ऐसा क्यों कर रहे थे। उन्होंने उन सभी के पिताओं के नाम प्राणभक्षियों के रूप में लिए थे। लाइब्रेरी से बाहर निकलते समय हरमाइनी चहकते हुए बोली, और सबसे अच्छी बात यह है कि वे तुम्हारी बात नहीं काट सकते, क्योंकि इसके लिए उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्होंने लेख पढ़ा है। इससे भी अच्छी बात लूना ने डिनर के दौरान बताई। उसने कहा कि द क्विबलर का यह अंक जितनी तेजी से बिका है उतना कोई अंक नहीं बिका था। डैडी उसे दोबारा छाप रहे हैं, उसने हैरी से कहा और उसकी आंखें रोमांच से बाहर निकल रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है। वे कहते हैं कि लोग बाग क्रम्पल हॉर्न स्नोरकैक के बजाय इसमें ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। उस रात को हैरी गुरुद्वार के हॉल में हीरो बन गया। फ्रेड और जॉर्ज ने द क्विबलर के सामने वाले कवर पर वृहदीकरण सम्मोहन करके उसे दीवार पर लटका दिया ताकि हैरी का विशाल सिर हॉल में देखता रहे और बीच बीच में तेज आवाज में कहता रहे, मंत्रालय वाले मूर्ख हैं।
और अमृत गोबर खाओ। हरमाइनी को यह बहुत मजेदार नहीं लगा। उसने कहा कि इससे उसकी एकाग्रता भंग हो रही है। वह चिढ़कर जल्दी ही सोने चली गई। हैरी को भी 1-2 घंटे बाद यह मानना पड़ा कि यह पोस्टर उतना मजेदार नहीं लग रहा था, क्योंकि अब बोलने वाला सम्मोहन कमजोर पड़ने लगा था, जिससे यह अक्सर ज्यादा ऊंची आवाज में सिर्फ गोबर और अमृत जैसे शब्द बोलने लगा था, तथा बीच के शब्द गायब हो गए थे। दरअसल इससे उसका सिर दुखने लगा और उसका निशान दोबारा टीस मारने लगा। उसे बहुत से विद्यार्थी घेरे हुए थे और उससे इंटरव्यू में कई बातें दोहराने का आग्रह कर रहे थे। उन लोगों के मुंह से निराशाजनक आहें निकली जब उसने यह ऐलान किया कि वह भी जल्दी सोने जाना चाहता है। जब वह कमरे में पहुंचा तो कमरा खाली था। उसने अपना माथा एक पल के लिए पलंग के पास वाली खिड़की के ठंडे कांच से टिका लिया। इससे उसके निशान को ठंडक मिली। फिर वह कपड़े बदलकर पलंग पर चढ़ गया। वह सोचने लगा कि काश उसका सिर दर्द खत्म हो जाए। उसका जी भी मचल रहा था। उसने करवट ली, अपनी आंखें बंद की और लगभग तत्काल सो गया। वो एक अंधेरे कमरे में खड़ा था जिसमें पर्दे लगे थे। वहां सिर्फ कतार में लगी मोमबत्तियां जल रही थी। उसके हाथ सामने रखी कुर्सी की पीठ पर भींचे थे। उसके हाथों की उंगलियां बहुत लंबी और सफेद थी, जैसे उन्होंने कई सालों से धूप नहीं देखी हो। कुर्सी के गहरे रंग के मखमल पर उसकी उंगलियां बड़ी बड़ी पीली मकड़ियों जैसी दिख रही थी। कुर्सी के आगे फर्श पर एक काले दुशाले वाला आदमी झुका हुआ था। ऐसा लगता है कि मुझे गलत सलाह दी गई थी, हैरी ने एक ऊंची ठंडी आवाज में कहा, जो गुस्से से भरी हुई थी। फर्श पर झुके आदमी ने कहा, मालिक, मैं माफी चाहता हूँ। मोमबत्ती की रोशनी में उसके सिर का पिछला हिस्सा चमकने लगा। वह कांप रहा था। हैरी ने उसी ठंडी क्रूर आवाज में कहा, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ, रुकवुड। उसने कुर्सी को छोड़ दिया और उसके पास से घूमकर फर्श पर झुके आदमी के करीब पहुंचा। वो उसके पास खड़ा हो गया और सामान्य से ज्यादा ऊंचाई से नीचे देखने लगा। हैरी ने पूछा, तुम्हें लगता है कि यह सच है, रुकवुड? हाँ मालिक, हाँ, आखिर मैं उस विभाग में काम करता था। एवरी ने मुझे बताया था कि बोर्ड उसे ला सकता है। मालिक, बोर्ड उसे कभी नहीं ला सकता था। बोर्ड जानता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। निसंदेह इसलिए वो मेलफॉय के सम्मोहन शाप से इतनी कसकर लड़ा होगा। हैरी फुसफुसाया, खड़े हो जाओ, रुकवुड। आदेश का पालन करने की हड़बड़ी में झुका हुआ आदमी गिरते गिरते बचा। उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे जो मोमबत्ती की रोशनी में साफ नजर आ रहे थे। खड़े होने के बाद भी वह झुका रहा, जैसे सलाम कर रहा हो। बीच बीच में वो हैरी के चेहरे की तरफ दहशत से देखता जा रहा था। तुमने मुझे बताकर अच्छा किया, हैरी ने कहा। ठीक है, ऐसा लगता है मैंने बेकार की योजनाओं में इतने महीने बर्बाद किए, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम दोबारा शुरू करते हैं। रुकवुड, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट तुम्हारे आभारी हैं। मालिक, हाँ हाँ मेरे मालिक, रुकवुड ने कहा और उसकी आवाज राहत के मारे भर्रा रही थी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। मुझे उस सारी जानकारी की जरूरत पड़ेगी जो तुम मुझे दे सकते हो। जाहिर है मालिक, मेरे मालिक, जाहिर है, कोई भी काम। बहुत बढ़िया, तुम जा सकते हो। एवरी को मेरे पास भेज देना। रुकवुड ने सलाम किया और दरवाजे से बाहर चला गया। अंधेरे कमरे में हैरी अकेला रह गया। वह दीवार की तरफ मुड़ा। अंधेरे हिस्से में एक चटका हुआ पुराना आईना दीवार पर टंगा था। हैरी उसकी तरफ बढ़ा। उसका प्रतिबिंब अंधेरे में ज्यादा बड़ा और स्पष्ट होने लगा। उसका चेहरा कंकाल से भी ज्यादा सफेद था। उसकी लाल आंखों में पुतलियों की जगह पर छेद थे। नहीं! क्या हुआ? पास से एक आवाज आई। हैरी पागलों की तरह छटपटाने लगा और पर्दों में उलझकर अपने पलंग से नीचे गिर गया। कुछ पल तक तो वह यह भी नहीं जानता था कि वह कहाँ है। उसे यकीन था कि वह दोबारा उस कंकाल जैसे चेहरे को आईने में देखेगा, लेकिन तभी उसे बहुत करीब से रॉन की आवाज सुनाई दी। तुम पागलों की तरह छटपटाना छोड़ो ताकि मैं तुम्हें बाहर निकाल सकूं। रॉन ने पर्दे खींचकर अलग कर दिए और हैरी ने चांदनी में उसे घूर कर देखा। वह पीठ के बल लेटा हुआ था और उसका निशान दर्द के मारे टीस मार रहा था। रॉन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह सोने की तैयारी कर रहा था। उसकी एक बांह उसके दुशाले के बाहर थी। रॉन ने हैरी को खड़ा करते हुए पूछा, क्या किसी पर फिर से हमला हुआ है? क्या डैडी थे? क्या सांप था? नहीं, सभी सकुशल हैं, हैरी ने हाँफते हुए कहा, जिसका माथा आग में जलता हुआ महसूस हो रहा था। बस एवरी सकुशल नहीं है, वो मुश्किल में है। उसने गलत जानकारी दी थी। वोल्डेमॉर्ट सचमुच गुस्सा है। हैरी कराहा और निशान को सहलाता हुआ पलंग पर लुढ़क गया। लेकिन अब रुकवुड वोल्डेमॉर्ट की मदद करने वाला है। वो दोबारा सही रास्ते पर आ गया है। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? रॉन ने डरी हुई आवाज में पूछा। क्या तुम्हारा मतलब है, क्या तुमने अभी अभी तुम जानते हो कौन को देखा है? मैं ही तुम जानते हो कौन था,
हैरी ने कहा और उसने अपने हाथ अंधेरे में फैलाकर अपने सामने कर लिए ताकि यह तसल्ली कर सके कि वे सफेद और लंबी उंगलियों वाले नहीं थे। वह रुकवुड के साथ था। याद है, रुकवुड प्राणबख्शी है और अज़्काबान से फरार हो चुका है। रुकवुड ने उसे अभी अभी बताया है कि बोर्ड यह काम नहीं कर सकता था। क्या नहीं कर सकता था? किसी चीज को लाना था। उसने बताया कि बोर्ड जानता होगा कि वह यह काम नहीं कर सकता था। बोर्ड सम्मोहन शाप के वश में था। उसने कहा था कि मैल्फॉय के डैडी ने उसे यह शाप दिया था। बोर्ड पर किसी चीज को लाने के लिए सम्मोहन शाप किया गया था? रॉन ने पूछा। लेकिन हैरी, यह तो हथियार होगा। हैरी ने उसके वाक्य को पूरा किया। मैं जानता हूँ। कमरे का दरवाजा खुला। डीन और सीमस अंदर आ गए। हैरी ने अपने पैर उछालकर पलंग पर कर लिए ताकि वह इस तरह नहीं दिखना चाहता था जैसे कोई अजीब बात हुई हो, क्योंकि सीमस ने अभी अभी ये सोचना बंद किया था कि हैरी का दिमाग चल गया था। क्या तुम यह कह रहे हो? रॉन बुदबुदाया और उसने पलंग के पास वाली टेबल पर रखे जग से पानी लेने के बहाने से अपना सिर हैरी के पास कर लिया। कि तुम जानते हो कौन थे? हाँ, हैरी ने धीरे से कहा। रॉन ने पानी का एक बहुत बड़ा घूंट लिया जो उसकी ठुड्डी से बहता हुआ सीने तक आ गया। जब डीन और सीमस आवाज करते हुए इधर उधर घूमने लगे और दुशाले उतारते समय बात करने लगे तो रॉन बोला, तुम्हें यह बात डंबलडोर को बतानी चाहिए। मैं किसी को नहीं बताने वाला, हैरी ने कहा। अगर मैं गुप्त विद्या में निपुण हो जाता तो यह सब नहीं देख पाता। मुझे अब तक इस चीज को बाहर रखना सीख लेना चाहिए था। वे यही चाहते हैं। वे से उसका मतलब डंबलडोर से था। वह अपने पलंग पर दोबारा चला गया और रॉन की तरफ पीठ करके लेट गया। कुछ समय बाद उसे रॉन के गद्दे के चरमराने की आवाज आई। वह समझ गया कि रॉन भी लेट गया है। हैरी के माथे का निशान दोबारा जलने लगा। उसने अपनी आवाज दबाने के लिए अपने तकिए को कसकर काटा। वह जानता था कि कहीं पर एवरी को सजा दी जा रही थी। हैरी और रॉन ने हरमाइनी को सारी बातें बताने के लिए अगली सुबह ब्रेक के वक्त तक का इंतजार किया। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि कोई उनकी बात न सुन सके। ठंडे और हवादार कोने में खड़े खड़े हैरी ने अपने सपने का हर विवरण बताया। उसकी बात पूरी होने के बाद हरमाइनी थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोली। वह फ्रेड और जॉर्ज की तरफ दर्द भरी नजरों से घूरती रही। वे दोनों सिरविहीन दिख रहे थे और अहाते के दूसरे कोने पर अपने चोगे के अंदर से जादुई हैट बेच रहे थे। आखिरकार हरमाइनी ने फ्रेड और जॉर्ज से अपनी निगाह हटाते हुए धीरे से कहा, तो उन्होंने उसे इसलिए मारा था। जब बोर्ड ने उस हथियार को चुराने की कोशिश की तो उसके साथ कोई अजीब घटना हुई। मैं सोचती हूँ कि हथियार पर सुरक्षात्मक मंत्र होंगे ताकि लोग उसे छू ना पाए, इसलिए वह सेंट मंगोज में भर्ती था। उसका दिमाग विचित्र हो गया होगा और वह बोल भी नहीं सकता था। लेकिन याद है उपचारक ने हमें क्या बताया था? वह ठीक हो रहा था और अपराधी उसे ठीक होने देने का जोखिम नहीं ले सकता था, है ना? मेरा मतलब है, जब बोर्ड ने उस हथियार को छुआ होगा तो जो भी अजीब चीज हुई होगी उसके सदमे से शायद सम्मोहन शाप का प्रभाव खत्म हो गया होगा। अगर उसकी आवाज लौट आती तो वो बता सकता था कि वो क्या कर रहा था, है ना? तब सबको पता चल जाता कि उसे हथियार चुराने के लिए भेजा गया था। जाहिर है लूसियस मैल्फॉय के लिए उसे शाप देना बहुत ही आसान रहा होगा। वो हमेशा मंत्रालय में ही तो रहता है ना? वह मेरी सुनवाई वाले दिन भी वहीं पर मंडरा रहा था, हैरी ने कहा। अरे थोड़ा रुको, उसने धीरे से कहा। वह उस दिन रहस्य विभाग वाले गलियारे में था। तुम्हारे डैडी ने कहा था कि वह शायद चोरी से यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मेरी सुनवाई में क्या हुआ था, लेकिन मान लो। स्टागिस, हरमाइनी ने स्तब्ध होते हुए कहा। रॉन ने हैरानी से पूछा, क्या कहा? स्टगिस पोर्टमोर, हरमाइनी ने कहा। किसी दरवाजे के भीतर घुसने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार हुआ था। लूसियस मैल्फॉय ने उसे भी सम्मोहन शाप दिया होगा। मैं शर्त लगाती हूँ कि उसी दिन तुमने उसे वहां देखा होगा, हैरी। स्टर्गिस के पास मूडी का अदृश्य चोगा था, ठीक है? अगर वो अदृश्य होकर दरवाजे के पास पहरा दे रहा होगा तो हो सकता है कि मैल्फॉय ने उसके हिलने की आवाज सुन ली हो या अंदाजा लगा लिया हो कि कोई वहां पर था, या फिर इस अंदाजे से सम्मोहन शाप दे दिया हो कि वहां पर कोई पहरेदार होगा। इसके बाद जब स्टर्गिस को मौका मिला, शायद यह उसकी गार्ड ड्यूटी की बारी होगी, तो उसने वोल्डेमॉर्ट के लिए हथियार चुराने के उद्देश्य से विभाग में घुसने की कोशिश की। रॉन, डरो मत। लेकिन उसे पकड़ लिया गया और अज़्काबान भेज दिया गया। उसने हैरी की तरफ देखा। और अब रुकवुड ने वोल्डेमॉर्ट को बता दिया है कि हथियार तक कैसे पहुंचना है। मैं पूरी बात नहीं सुन पाया, लेकिन ऐसा ही लग रहा था, हैरी ने कहा। रुकवुड वहां काम करता था। शायद वोल्डेमॉर्ट ने रुकवुड को यह काम करने भेजा होगा। हरमाइनी ने सिर हिलाया और सोच में डूबी रही। फिर अचानक वो बोली, लेकिन हैरी, तुम्हें यह सब नहीं देखना चाहिए था। क्या? हैरी ने हैरानी से पूछा। हरमाइनी गंभीर दिखते हुए बोली, तुम तो यह सीख रहे थे कि तुम्हें इस तरह की चीजों के प्रति अपना दिमाग कैसे बंद करना है। मैं जानता हूँ, हैरी ने कहा, लेकिन
देखो, मुझे लगता है कि अभी-अभी तुमने जो देखा है, उसे हमें भूलने की कोशिश करनी चाहिए, हरमाइनी ने दृढ़ता से कहा। और तुम्हें आगे से गुप्त विद्या सीखने में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। हैरी हरमाइनी से इतना गुस्सा हो गया कि उसने रात तक उससे बात नहीं की। उसका दिन बहुत बुरा साबित हुआ। जब विद्यार्थी गलियारे में फरार प्राणभक्षियों के बारे में बातें नहीं कर रहे थे, तो वे मेहनतकश के खिलाफ हुए मैच में गरुड़द्वार के बुरे प्रदर्शन पर हंस रहे थे। नागशक्ति के लोग वीजली हमारा राजा है इतनी जोर से और बार बार गा रहे थे कि शाम तक फिल्च ने चिढ़कर गलियारे में उसे गाने पर प्रतिबंध लगा दिया। उस सप्ताह स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। हैरी को काढ़े में 2 और डी मिले। उसे अब भी यह चिंता सता रही थी कि हैग्रिड को निकाला जा सकता है। इसके अलावा वह उस सपने के बारे में सोचता रहा जिसमें वह वोल्डेमॉर्ट बन गया था। हालांकि उसने रॉन और हरमाइनी से दोबारा इसका जिक्र नहीं किया। वह हरमाइनी की एक और झिड़की नहीं सुनना चाहता था। उसका बहुत मन था कि वह सीरियस से इसके बारे में बात करे, लेकिन उसका तो सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए उसने मामले को अपने मस्तिष्क में पीछे धकेलने की कोशिश की। दुर्भाग्य से उसके दिमाग का पीछे वाला हिस्सा अब उतना सुरक्षित नहीं था जितना पहले हुआ करता था। उठो पॉटर। रुकवुड के सपने के 2 सप्ताह बाद हैरी एक बार फिर स्नेप के ऑफिस के फर्श पर घुटनों के बल बैठा था और अपने मस्तिष्क की यादों को हटाने की कोशिश कर रहा था। उसे एक बार फिर बहुत शुरुआती यादें आ गई जिनके बारे में उसे पता भी नहीं था। उसमें से ज्यादातर उस अपमान के बारे में थी जो डडली और उसका गैंग अक्सर प्राइमरी स्कूल में करते थे। वह आखिरी याद, स्नेप ने कहा। वह क्या थी? क्या पता, हैरी ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। अब उसे छवियों और ध्वनियों के अंबार में से यादों को अलग अलग करने में बहुत मुश्किल आ रही थी। आपका मतलब है वह वाली जिसमें मेरे कजिन ने मुझे टॉयलेट में खड़ा करने की कोशिश की थी? नहीं, स्नेप ने धीरे से कहा। वह वाली जिसमें एक अंधेरे कमरे के बीच में एक आदमी झुका हुआ था, हैरी ने कहा। यह कुछ नहीं था। स्नेप की काली आंखें हैरी की आंखों से मिली। हैरी को स्नेप की बात याद थी कि आंखों का संपर्क गुप्त घुसपैठ के लिए अनिवार्य है, इसलिए वो पलकें झपकाकर दूसरी तरफ देखने लगा। स्नेप ने पूछा, वह आदमी और वह कमरा तुम्हारे दिमाग के भीतर कैसे आए, पॉटर? अह हैरी ने स्नेप को छोड़कर बाकी हर जगह देखते हुए कहा, यह तो एक सपना था जो मैंने देखा था। सपना? स्नेप ने दोहराया। एक पल के लिए खामोशी छाई रही, जिस दौरान हैरी लगातार एक बड़े मृत मेढक को घूरता रहा जो बैंगनी द्रव वाले जार में पड़ा था। तुम जानते हो कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, है ना पॉटर? स्नेप ने धीमी और खतरनाक आवाज में पूछा। तुम जानते हो कि मैं इस नीरस काम में अपनी शामें क्यों बर्बाद कर रहा हूँ? हाँ, हैरी ने कहा। मुझे बताओ पॉटर, हम यहाँ पर क्यों हैं? ताकि मैं गुप्त विद्या सीख सकूं, हैरी ने कहा, जो भी एक मरी हुई ईल को घूर रहा था। सही कहा पॉटर, हालांकि तुम मंद बुद्धि हो। हैरी ने स्नेप की तरफ बहुत नफरत से देखा। लेकिन मैं सोचता था कि 2 महीने तक सिखाने के बाद तुम में थोड़ी बहुत प्रगति तो की होगी। शैतानी शहंशाह के बारे में तुमने और कितने सपने देखे हैं? बस वही वाला, हैरी ने झूठ बोल दिया। स्नेप ने अपनी काली ठंडी आंखों को थोड़ा सिकोड़ते हुए कहा, शायद तुम्हें इन सपनों को देखने में मजा आता होगा पॉटर। शायद इनसे तुम खुद को खास या महत्वपूर्ण समझते होगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, हैरी ने कहा। उसका जबड़ा कस गया और उसकी उंगलियां उसकी छड़ी के हत्थे पर कस गईं। ठीक है पॉटर, स्नेप ने ठंडेपन से कहा, क्योंकि तुम न तो खास हो न ही महत्वपूर्ण हो, तो यह बात पता लगाना तुम्हारा काम नहीं है कि शैतानी शहंशाह अपने प्राण भक्षियों से क्या कहते हैं। हैरी ने कह दिया। नहीं, यह तो आपका काम है ना? वह यह बात कहना नहीं चाहता था, यह तो गुस्से में उसके मुंह से निकल गई थी। एक लंबे पल तक वे एक दूसरे की तरफ घूरते रहे। हैरी जानता था कि वो बहुत ज्यादा दूर चला गया था, लेकिन स्नेप के चेहरे पर एक अजीब, लगभग संतुष्ट भाव था जब उन्होंने कहा, हाँ पॉटर, उन्होंने कहा और उनकी आंखें चमकने लगी। यह मेरा काम है और अगर अब तुम तैयार हो तो हम दोबारा शुरू करते हैं। उन्होंने अपनी छड़ी दोबारा उठा ली। 1, 2, 3, गुप्त घुसपैठ। 100 दंपिशाच मैदान के झील के पार से हैरी की तरफ उड़ कर आ रहे थे। उसने अपना चेहरा एकाग्रता में सिकोड़ लिया। वे अब करीब आ रहे थे। उसे उनके नकाब के नीचे काले छेद दिख रहे थे, लेकिन उसे अपने सामने खड़े स्नेप भी दिख रहे थे। उनकी आंखें हैरी के चेहरे पर जमी हुई थी और वे धीरे धीरे बुदबुदा रहे थे और न जाने क्यों स्नेप ज्यादा स्पष्ट होते जा रहे थे तथा दम पिशाच धुंधले पड़ते जा रहे थे। हैरी ने अपनी छड़ी उठा ली। रक्षा कवच! स्नेप लड़खड़ा गए। उनकी छड़ी ऊपर की तरफ उठी और हैरी से दूर चली गई।
अचानक हैरी के दिमाग में ऐसी यादें भर गईं जो उसकी नहीं थी। मुड़ी नाक वाला एक आदमी एक झुकी हुई औरत पर चिल्ला रहा था, जबकि काले बालों वाला एक किशोर लड़का एक कोने में रो रहा था। एक चिपचिपे बालों वाला किशोर अंधेरे बेडरूम में अकेला बैठा हुआ था और अपनी छड़ी छत की तरफ लहराकर मक्खियां मार रहा था। एक लड़की हंस रही थी, जब एक दुबला पतला लड़का जादुई झाड़ू पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। बस! हैरी को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सीने पर जमकर प्रहार कर दिया हो। वह लड़खड़ा कर कई कदम पीछे हट गया। वह स्नेप के कमरे की दीवारों से टिके कुछ शेल्फों से टकराया और उसे किसी चीज के तड़कने की आवाज आई। स्नेप थोड़े कांप रहे थे और उनका चेहरा बहुत सफेद था। हैरी के दुशाले का पीछे वाला हिस्सा गीला हो गया। टकराने के कारण उसके पीछे का एक जार टूट गया और उसका चिपचिपा द्रव हैरी के दुशालों पर लग गया। मरम्मतो, स्नेप ने कहा और जार दोबारा ठीक हो गया। अच्छा, पॉटर, इस बार निश्चित रूप से सुधार था। धीरे धीरे हाँफते हुए स्नेप ने उस स्मृति पात्र को सीधा किया जिसमें उन्होंने पढ़ाना शुरू करने से पहले एक बार फिर अपने विचार रख दिए। वे एक सतह से यह जांच कर रहे थे कि वे विचार अब भी वहां थे या नहीं। स्नेप ने आगे कहा, मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें बताया था कि कवच सम्मोहन का प्रयोग करना है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह प्रभावी था। हैरी कुछ नहीं बोला। उसे महसूस हुआ कि कुछ बोलना खतरनाक हो सकता है। उसे यकीन था कि उसने अभी अभी स्नेप की यादों को तोड़ दिया था और उनके बचपन के दृश्य देख लिए थे। यह सोचना दहशत भरा था कि जो छोटा लड़का अपने माता पिता को लड़ते देखकर रो रहा था, वही अपनी आंखों में नफरत लिए उसके सामने खड़ा था। स्नेप ने कहा, हम दोबारा कोशिश करते हैं, ठीक है? हैरी दहशत में आ गया। उसे पूरा यकीन था कि अभी अभी जो हुआ था अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वे उसी स्थिति में आ गए जबकि उनके बीच में डेस्क थी। हैरी को महसूस हुआ कि इस बार दिमाग खाली करना उसके लिए पहले से ज्यादा मुश्किल होगा। 3 की गिनती पर स्नेप ने अपनी छड़ी एक बार फिर उठाते हुए कहा, 1, 2। हैरी को संभलने और दिमाग को खाली करने का जरा भी समय नहीं मिला। इससे पहले ही स्नेप चिल्ला उठे, गुप्त घुसपैठ। वह गलियारे में रहस्य विभाग की तरफ चला जा रहा था। पत्थर की दीवारों के पार, मशालों के पार, सूना काला दरवाजा अब बड़ा होता जा रहा था। वह इतनी तेजी से चल रहा था कि वह इससे टकराने वाला था। वह उससे कुछ दूर था और एक बार फिर उसे हल्की नीली रोशनी दिखाई दे रही थी। दरवाजा खुल गया। वह इसके पार निकल गया और एक काली दीवार तथा फर्श वाले गोलाकार कमरे में पहुंच गया जिसमें नीली रोशनी वाली मोमबत्तियां जल रही थी और उसके चारों तरफ बहुत से दरवाजे थे। उसे जाना था, लेकिन उसे किस दरवाजे से जाना था? पॉटर! हैरी ने अपनी आंखें खोली। वह दोबारा चित लेटा हुआ था और उसे याद भी नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंचा था। वह इस तरह हाँफ रहा था जैसे वह सचमुच रहस्य विभाग के गलियारे में दौड़कर काले दरवाजे से होते हुए गोलाकार कमरे में पहुंचा हो। इसका कारण बताओ, स्नेप गुस्से में उससे पूछ रहे थे। मुझे नहीं पता क्या हुआ, हैरी ने खड़े होते हुए सच बोल दिया। जमीन से टकराने के कारण उसके सिर के पीछे एक घूमड़ हो गया था और उसे बुखार जैसा महसूस होने लगा। मैंने यह पहले कभी नहीं देखा था। मेरा मतलब है, मैंने आपको बताया था, मैंने दरवाजे के बारे में सपना देखा था, लेकिन यह पहले कभी खुला नहीं था। तुम अच्छी तरह मेहनत नहीं कर रहे हो। किसी कारण स्नेप 2 मिनट पहले से भी ज्यादा गुस्सा दिखने लगे जब हैरी ने अपनी टीचर की यादों को देख लिया था। पॉटर, तुम इतने आलसी और लापरवाह हो। कोई हैरानी नहीं है कि शैतानी शहंशाह। क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं सर? हैरी ने तैश में आते हुए कहा। आप वोल्डेमॉर्ट को शैतानी शहंशाह क्यों कहते हैं? मैंने सिर्फ प्राण भक्षियों को ऐसा कहते सुना है। स्नेप ने घुर्राते हुए अपना मुंह खोला। तभी कमरे के बाहर किसी औरत की चीख सुनाई दी। स्नेप का सिर ऊपर की तरफ हो गया और वे छत को घूरने लगे। उन्होंने बुदबुदाया, क्या? हैरी को दबा हुआ शोर सुनाई दे रहा था जो प्रवेश हॉल की तरफ से आता हुआ लग रहा था। स्नेप ने त्योरियां चढ़ाकर उसकी तरफ देखा। पॉटर, जब तुम यहाँ आ रहे थे तब क्या तुमने कोई असामान्य चीज देखी थी? हैरी ने अपना सिर इंकार में हिला दिया। उनके ऊपर कहीं पर वो औरत दोबारा चीखी। स्नेप अपने ऑफिस के दरवाजे तक गए। उनकी छड़ी तैयार थी और वे बाहर निकलकर ओझल हो गए। हैरी एक पल के लिए झिझका और फिर वह भी उनके पीछे पीछे चल दिया। चीखें सचमुच प्रवेश हॉल की तरफ से ही आ रही थी। जब हैरी तहखाने के ऊपर जाने वाली पत्थर की सीढ़ियों की तरफ भागा तो चीखें तेज हो गईं। ऊपर पहुंचने पर उसने देखा कि प्रवेश हॉल खचाखच भरा था। बड़े हॉल में डिनर चल रहा था और बहुत से विद्यार्थी वहां से बाहर निकल रहे थे कि क्या हो रहा था। विद्यार्थी संगमरमर की सीढ़ियों पर ठसाठस खड़े थे। हैरी नागशक्ति के विद्यार्थी के समूह को धक्काता हुआ आगे बढ़ा। उसने देखा कि देखने वालों ने एक बड़ा गोला बना लिया था। उनमें से कुछ सदमे में थे जबकि बाकी डरे हुए थे। प्रोफेसर मैगोनिकल हैरी के सामने हॉल के दूसरे छोर पर थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस दृश्य से उन्हें घिन आ रही हो।
प्रोफेसर ट्रिलॉनी प्रवेश हॉल के बीच में खड़ी थीं। उनके एक हाथ में छड़ी थी और दूसरे में शेरी की खाली बोतल थी। वे पूरी तरह पगलाई दिख रही थीं। उनके बाल खड़े थे, उनका चश्मा तिरछा था, जिससे एक आंख दूसरी आंख से बहुत ज्यादा बड़ी दिख रही थी। उनके बहुत से शॉल और स्कार्फ उनके कंधे पर बेतरतीब लटक रहे थे, जिससे यह पता चल रहा था कि वे बेकाबू हो चुकी थीं। उनके पास फर्श पर 2 बड़े संदूक रखे थे, जिसमें से एक उल्टा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन संदूकों को किसी ने उनके पीछे नीचे फेंका हो। प्रोफेसर ट्रिलॉनी दहशत में सीढ़ियों के नीचे खड़ी किसी चीज को घूर रही थी, जिसे हैरी नहीं देख पाया। नहीं, वे चीखी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या नहीं, मैं इसे मानने से इनकार करती हूँ। तुम्हें इसके होने का एहसास नहीं था? एक लड़की जैसी आवाज आई, जिसमें निष्ठुरता और आनंद की झलक थी। हैरी थोड़ी दाईं तरफ हो गया। उसने देखा कि ट्रिलॉनी दहशत से जिसे देख रही थी वे और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर अम्बरिश थी। हालांकि तुम कल के मौसम की भी भविष्यवाणी नहीं कर सकती हो, लेकिन तुम्हें निश्चित रूप से इस बात का एहसास हो जाना चाहिए था कि मेरे इंस्पेक्शनों में तुम्हारे खराब प्रदर्शन और सुधार की कमी को देखते हुए यह अनिवार्य था कि तुम्हें नौकरी से निकाला जाना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकती, प्रोफेसर ट्रिलॉनी चीखी और उनके बड़े चश्मे के पीछे से आंसू निकलकर उनके चेहरे पर बहने लगे। आप मुझे नहीं निकाल सकती। मैं यहाँ पर 16 साल से हूँ। हॉगवर्ट्स मेरा घर है। ये तुम्हारा घर था, प्रोफेसर अम्बरिज ने कहा। हैरी ने नफरत से उनकी मेंढकी जैसे चेहरे पर छलकते आनंद को देखा, जब वे प्रोफेसर ट्रिलॉनी को सुबकते हुए और संदूक पर बैठते हुए देखती रहीं। 1 घंटे पहले तक ये तुम्हारा घर था, जब जादू मंत्री ने तुम्हारी बर्खास्तगी के आदेश पर अपनी मोहर लगाई। अब मेहरबानी करके चली जाओ, तुम हमें शर्मिंदा कर रही हो। लेकिन वे बहुत कुटिल आनंद से देखती रही जब प्रोफेसर अम्बरिज कापी और कराती हुई अपने संदूक पर आगे पीछे हुई। हैरी को बाईं तरफ एक दबी हुई सिसकी सुनाई दी। उसने घूमकर देखा। लेवेंडर और पार्वती धीरे धीरे रो रही थी तथा एक दूसरे को सहारा दे रही थी। फिर उसे कदमों की आहट सुनाई दी। प्रोफेसर मैगोनिकल भीड़ के बीच से निकलकर प्रोफेसर ट्रिलॉनी की तरफ आ रही थी। वे उनकी पीठ थपथपा रही थी और अपने दुशालों से एक बड़ा रुमाल निकाल रही थी। देखो सिबिल, शांत रहो। इसे अपनी नाक साफ कर लो। यह उतना बुरा नहीं है जितना तुम सोच रही हो। तुम्हें हॉगवर्ट्स से नहीं जाना पड़ेगा। क्या सचमुच प्रोफेसर मैगोनिकल? अम्बरिज ने जहरीली आवाज में कहा और कुछ कदम आगे बढ़ाए। आपको ऐसा कहने का क्या अधिकार है? अधिकार मेरा है, एक गहरी आवाज आई। बलूत की लकड़ी का सामने वाला दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पास के विद्यार्थी रास्ते से हट गए जब डंबलडोर वहां पर नजर आए। वे मैदान में क्या कर रहे थे यह हैरी को नहीं पता था, लेकिन दरवाजे की चौखट पर अजीब सी धुंधली रोशनी में उन्हें देखना बहुत प्रभावी था। दरवाजे को अपने पीछे खुला छोड़कर वे दर्शकों के गोले के बीच से तेजी से चलते हुए प्रोफेसर ट्रिलॉनी के पास आए, जो आंसुओं के बीच अपने संदूक पर बैठकर कांप रही थी। आपका प्रोफेसर डंबलडोर? अम्बरिज ने बहुत ही अप्रिय हंसी के साथ कहा। मुझे लगता है कि आप स्थिति को समझ नहीं रहे हैं। मेरे पास, उन्होंने अपने दुशालों से एक चंपत्र निकाला, बर्खास्तगी का आदेश है जिस पर मेरे और जादू मंत्री दोनों के हस्ताक्षर हैं। शैक्षणिक कानून क्रमांक 23 के अनुपालन में हॉगवर्ट्स की सर्वोच्च प्रशासक को यानी मुझे किसी ऐसी टीचर्स का इंस्पेक्शन करने, प्रोबेशन पर रखने और निकालने का अधिकार है जो जादू मंत्री द्वारा अपेक्षित मानदंडों के अनुरूप काम नहीं कर रहे हों। मैंने यह फैसला कर लिया है कि प्रोफेसर ट्रिलॉनी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। मैंने उन्हें नौकरी से निकाल दिया है। हैरी यह देखकर बहुत हैरान रह गया कि इसके बाद भी डंबलडोर मुस्कुराते रहे। उन्होंने प्रोफेसर ट्रिलॉनी की तरफ देखा, जो अब भी अपने संदूक पर बैठकर सुबक रही थी। फिर वे बोले, आप ठीक कह रही है प्रोफेसर अम्बरिज। सर्वोच्च प्रशासक होने के नाते आपको मेरे टीचर्स को बर्खास्त करने का पूरा अधिकार है। बहरहाल आपको उन्हें महल से निकालने का अधिकार नहीं है। मुझे यकीन है, उन्होंने थोड़ा सिर झुकाते हुए कहा, कि ऐसा करने की शक्ति अब भी यहाँ के हेडमास्टर के पास है और मैं चाहता हूँ कि प्रोफेसर ट्रिलॉनी हॉगवर्ट्स में ही रहे। यह सुनकर प्रोफेसर ट्रिलॉनी पागलों की तरह हंसी। नहीं, मैं चली जाऊंगी डंबलडोर। मैं हॉगवर्ट्स छोड़ दूंगी। मैं कहीं और अपनी किस्मत आजमाऊंगी। नहीं, डंबलडोर ने तीखी आवाज में कहा, मेरी इच्छा है कि तुम यहीं रहो सिबिल। वे प्रोफेसर मैगोनिकल की तरफ मुड़े। प्रोफेसर मैगोनिकल, क्या आप सिबिल के साथ ऊपर वाली मंजिल तक जाएंगी? जाहिर है, प्रोफेसर मैगोनिकल ने कहा। चलो सिबिल, ऊपर चलते हैं। प्रोफेसर स्प्राउट भीड़ के बीच से तेजी से आगे आई और उन्होंने प्रोफेसर ट्रिलॉनी की दूसरी बांह थाम ली। दोनों ट्रिलॉनी को अम्बरिज के पास से निकालकर संगमरमर की सीढ़ियों के ऊपर ले गईं। प्रोफेसर फिल्टविक अपनी छड़ी सामने रखकर उनके पीछे पीछे गए। उन्होंने कहा, चली तो संदूक।
प्रोफेसर ट्रिलोनी का संदूक हवा में उठकर उनके पीछे पीछे सीढ़ियों पर जाने लगा। प्रोफेसर फिल्टविक छड़ी उठाकर सबसे पीछे चल रहे थे। प्रोफेसर अम्बरिज बिल्कुल स्थिर खड़ी होकर मुस्कुराते डंबलडोर को घूर रही थी। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, हालांकि उनकी बात पूरे प्रवेश हॉल में सुनाई दे रही थी। आप उनका क्या करेंगे जब मैं ज्योतिष के किसी नए टीचर को नियुक्त कर दूंगी और उसे रहने के लिए कमरे की जरूरत होगी? ओह, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डंबलडोर ने खुशी से कहा। देखिए, मैंने पहले ही ज्योतिष का नया टीचर खोज लिया है और उसे ग्राउंड फ्लोर पर ही रहना पसंद है। आपने खोज लिया है? अम्बरिज ने तीखी आवाज में कहा। आपने खोज लिया है? डंबलडोर, क्या मैं आपको याद दिला सकती हूँ कि शैक्षणिक कानून क्रमांक 22 के अनुपालन में मंत्रालय को किसी उपयुक्त उम्मीदवार को नियुक्त करने का अधिकार है, लेकिन तभी और सिर्फ तभी जब हेडमास्टर किसी को खोज ना पाए, डंबलडोर ने कहा। और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि इस बार मैं कामयाब हो गया हूँ। क्या मैं आपका परिचय नए टीचर से करवा सकता हूँ? वे सामने वाले खुले दरवाजे की तरफ मुड़े, जिसमें से रात की धुंध तैरती हुई अंदर आ रही थी। हैरी को टापों की आवाज सुनाई दी। हॉल में चारों तरफ सदमे भरी बुदबुदाहट होने लगी और दरवाजे के पास खड़े विद्यार्थी जल्दी से पीछे हट गए। उनमें से कुछ तो आने के लिए रास्ता खाली करने की जल्दी में गिरते गिरते बचे। धुंध से एक चेहरा बाहर निकला, जिसे हैरी ने एक बार पहले अंधेरे जंगल में एक खतरनाक रात को देखा था। सफेद सुनहरे बाल और बिल्कुल नीली आंखें, आदमी का सिर और धड़, जिसके नीचे घोड़े के पैर थे। यह फिरेंज है, डंबलडोर ने स्तब्ध अमृत से चहकते हुए कहा। मुझे लगता है कि यह आपको उपयुक्त लगेगा।